असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिस आप गालिबा न्यूज़ टीवी की जर्नलिस्ट है ना, उसकी याददाश्त की हाइफा सिकंदर कायल हुई थी। जी अब मेरा वक्त ना ज़ाया करें प्लीज़, वो कहती हुई तेज़ी से दरवाज़ा खोलते हुए नदाल हुए। हेलो मिस्टर बेजाद शाह, ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करूँगी, नहीं तो किसी भी वक्त आपकी वो नक चढ़ी रिसेप्शनिस्ट और वो जलासा भाई अंदर आ जाएंगे। उस दिन आपके घर से वापसी पर जब आप मुझे छोड़ने गए थे तो मेरा बैग आप ही की गाड़ी में रह गया था, लेकिन आप कितने सियाने हैं ना, इतने दिन हो गए हैं आपने मुझे भिजवाया भी नहीं है वापस। वो इतनी मगन थी कि अंदर एक साइड पर बैठे हुए लोगों को देख ना सकी जो दरवाजे के पीछे वाली दीवार के साथ मौजूद सोफे पर बरजमान थे। बाहर जाएं। बेजा चाह ने जब से बस इतना ही बोल पाया था। बाहर नहीं, घर जाऊंगी, मेरा बैग दें। मेरा 1200 रुपया था अंदर, और मेरी परफ्यूम, कहीं कुछ कम नहीं होना चाहिए। वो फिर से बोली तो बेजा शाह ने सफीशा को देखा जो उनकी तरह पीछे खड़ा इस पागल लड़की को सुन रहा था। शट अप एंड गेट लॉस्ट। वो इतनी तेज धारा कि हाइफा सिकंदर सहम गए। उसका वजूद पल में कपकपाने लगा। उस तरह पर अपने जवाब मुठबंद हो गई और लोगों नजर पड़ते ही सबकी के साथ से उसकी आंखें नम हुई। उसे वहां पर ही खड़े देखकर उसे पहले कि सफीशा उसे कुछ कहता बेताशा लंबे लंबे डर पड़ता उस तक आया, उसका बाजू को गिरफ्त में ले लिया। सफीशा हैंडल दैम, वो कहता हुआ बाहर निकल गया तो सफी को उस लड़की पर तरस आया। पहली बार उसे कोई लड़की बुरी नहीं लगी थी, लेकिन वो कितनी शदीद गलती कर चुकी थी उसके फरिश्तों का भी शायद इल्म नहीं था। ये यहाँ क्या गाड़ी है? उसे बाहर निकलते दाटते हुए कहा तो उस फ्लोर पर काम करने वाले गिने चुने 5-6 लोग जमा होने लगे, जिसमें उसकी सेक्रेटरी भी थी। सर, और तुम? उसे हाइफा के बाजू को झटके से छोड़ा। क्या मैनर्स नहीं सिखाए किसी ने कि किसी के कमरे में कैसे दाल होते हैं? उसका झटका देने पर हाइफा के हिजाब पर लगी वाहिद पेन गिर गई थी, जिससे उसका हिजाब ढीला हुआ था। यह सब पल में हुआ था और हाइफा ने आंखों से टप टप करते हुए आंसू को रोकना चाहा। ये ऊपर कैसी आई? किस चीज के पैसे देता हूँ मैं तुम लोगों को कि कोई भी मेरे कमरे तक पहुंचा और तुम लोगों को खबर ना हो? उसके यूं भी कि मतलब समझते हुए हाइफा का दिल किया कि वो पलट कर उस चेयर पर थप्पड़ मार दे, लेकिन इस पर उसका पूरा चेहरा भीग गया था। चलो, उस सेक्रेटरी ने आगे बढ़ते हुए उसके बाजू को थामना चाहा कि हाइफा एकदम पीछे को हुई और सर पर मौजूद हिजाब आधा ढल गया था, जिससे उसके सर के सामने के कुछ बाल दिखने लगे थे। उसने झुककर अपनी पिन उठाई और अपने ढलके हुए हिजाब को बराबर किया और एक आहरी नजर बेजार शाह पर डालते हुए वहां से भागते हुए बाहर निकल गए। बेजार शाह उसके पिन उठाने पर थम गया था और फिर उसके हिजाब को खुला देकर होश में आया। जाए अपना काम करे। सब चले गए, लेकिन वो कहीं लंबे वहीं पर खड़ा रहा। उसकी वजह से उसका हिजाब खुल गया था। वो अपने हवासों में लौटते हुए सिर्फ इतना महसूस कर पाया था। वो तेजी से ग्लास पास के पास आया जहाँ से नीचे सड़क का मंजर वाजा था। वो बाहर निकली थी तेजी से और अब सड़क के किनारे पर खड़े थे। हिजाब अच्छे से सर पर जमाया था अब, लेकिन उसके वजूद का कांपना वो इतनी दूर से भी महसूस करता था। डैम! उसने ग्लास वास पर हाथ मारा था। वो वापस मुड़ता कि रुमान को देता हुआ थमा, जो अब उसके पास खड़ा उसे कुछ कह रहा था। फिर कैब रुकवाते उस पर बिठाते हुए पैसे अदा किए थे उसने, और उसके जाने पर वापस अंदर की जानब आया था और बेताशा लिफ्ट में दाल होते हुए तेजी से बाहर निकल गया था, जबकि आधे लोगों ने पहले से लड़की को रोते और फिर बेताशा को यूं तेजी से बाहर निकलते देखा था। निकलो। उस ड्राइवर का और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और रैश ड्राइविंग करता हुआ पार्किंग से गाड़ी निकाल कर ले गया। वो कहाँ जा रहा था नहीं जानता था। वो यूं वहां से अपनी मीटिंग छोड़ता हुआ क्यों निकला था ये भी नहीं जानता था। भाई, सफीशा की कॉल थी। सफी, मैं घर जा रहा हूँ, बेताशा ने कहते हुए कॉल काट दी और घर के रास्ते पर गाड़ी डाली। और फिर न जाने क्यों वह बेचैन ही रहा था। उस आम सी लड़की से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा था, जबकि गलती भी उस बेवकूफ लड़की थी उसकी नजदीक। लेकिन उसने हाथ क्यों लगाया था उसे? वो ऐसा कोई हक नहीं रहता था और ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उसकी आंखों में अभी वो मंतर लहरा रहा था जब वो अपने हिजाब की पिन उठा रहे थे। उसने उससे बेहिजाब किया था, ज्यादा नहीं, लेकिन वहां पर मौजूद 6 लोगों की नजर तो उसके बालों पर पड़ी थी जो उसने नापे हुए थे। उसे सिगरेट सुलगाया था सारी रात, और दूसरी तरफ हाइफा ने खुद को पुरस्कून किया था। उसे घर जाना था अब, और इस हालत में वो कैसे घर जा सकती थी? वो वापस ऑफिस गई और वहां पर ओवर टाइम काम किया और वॉशरूम में जाते हुए चेयर को अंगत बार धोया कि कहीं उसके घर वाले उसकी आंखों से जान ना जाएं कि किसी ने उसे बुरी तरीके से हर्ट करते हुए रुलाया है। लेकिन बेजाचा ने उसे काफी हर्ट किया था। उसकी आंखें जब भी वो मंजर याद करती थी पीक जाती थी, जब उन सब के सामने उसका हिजाब खुल गया था और कितनी सबकी का सामना करना पड़ा था उसे। तसल्ली की ये थी उस शख्स ने उसकी सम के सामने सिर्फ इसलिए कि वो बिना इजाजत उसके कमरे में चले गए थे। क्या ये इतनी बड़ी बात थी? अब वो कभी शख्स से सामना नहीं चाहते थे। उसके दिल में बेजाशा के लिए नापसंदीदगी का अंसर नमाया होता चला गया था। अगली सुबह वो तैयार होता बाहर निकल गया। भाई, सफीशा ने उसे नाश्ते की मेज पर बुलाया। अभी मूड नहीं है सफी, भाई प्लीज आ जाए। वो सफीशा के इस राह पर जाकर बैठ गया था और काफी मंगवाए। भाई, आपने कल उस लड़की शाह, आपने गलत किया भाई, वो मासूम थी, ऐसा तो नहीं ट्रीट करना चाहिए था ना उसे। मुझे बताया आयशा ने कि उसका स्कार्फ भी खुल गया था। सफी,
बेजार शाह बोला तो सफीर शाह खामोश हो गया। उसने संजीदगी से बेजार शाह को देखा था, वो कैसे ना उसकी बेचैनी महसूस करता, और ऐसा उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था कि बेजार शाह को किसी लड़की ने बेचैन किया था। वो खामोश हो गया और बेजार शाह काफी पीता उसके बालों में हाथ फेरता हुआ बाहर निकल गया कि सफीर शाह के अलावा किसी से वो मोहब्बत ना करता था। सारा दिन काम करते भी उसे कल का मंजर नहीं भूला था। गहरा सांस भरते हुए उठ गया। जब बेचैनी हाथ से सुबह हो जाए तो गलती तो इलाज ढूंढना पड़ता है, और वो भी इलाज ही ढूंढने जा रहा था अपनी बेचैनी का। वो सीधा न्यूज़ टीवी के ऑफिस आया था। उसके आते ही भगदौड़ सी मच गई थी कि बेजार शाह खुद वहां पर तशरीफ लाया था। जो लोग वहां पर जानने भी लगे थे वो भी रुके थे। चले सद्दफ आपी, हाइफा ने बेजारी से कहा। देखो, देख तो लेने दो कि मिस्टर शाह आज क्यों आए हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हमें क्या लगे वो क्यों आए हैं, हाइफा ने नापसंदीदगी से बोली थी। सामान कुछ देर में ला देता हूँ। वो सर उठाए बगैर बुला तो वहां वहीं पर बैठ गई थी। उसके बालों से पानी के कतरे अब गिर रहे थे। वो बुरे तरीके से अपने हाथ की उंगली को मरोड़ रही थी। अब आगे क्या होना था? कि वो फिर से उसे छोड़ जाएगा? क्या यहाँ पर कैदी बनी वो मर जाएगी? वो उठी और छोटे छोटे कदम उठाती उस शख्स तक पहुंची जो उससे मिन्नत करने वाली थी कि यहाँ से ना जाए, नहीं तो वो खौफ से मर जाएगी। वो उंगलियां मोड़ती उसके पास जाकर खड़ी हुई। सफीजा जो तेजी से किसी फाइल के वर्क उल्टा हुआ निशान लगा रहा था, फाइल पर पानी के कतरे गिरते हुए देख कर सर उठाया। उसके पास ही खड़ी होते हुए काटती हुई खड़ी होने और लब काटती हुई उंगलियां मोड़ती हुई खड़ी थी। बोलो, वो सोफे पर पीछे होकर बैठा उस पर गहरी निगाह डालता हुआ बोला। उसके ढीले कपड़ों में नम गुड़ियाले बाल जो लापरवाही से पकड़े हुए थे। उसके चारों पर वो छोटे कद की खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखें हल्के भूरे रंग की थी, साफ रंगत और हल्के गुलाबी गाल और होंठ नाजुक सरापा। वो बिलाशबा किसी की भी हवाई बांध सकती थी। उस पर सफेद शाह की निगाहें खुद पर सफीर शाह की निगाहें महसूस करते वो पहली बार जिंदगी में दुपट्टे की कमी महसूस हुई थी। तुम्हें लगता है तुम्हारा ये वजूद मेरी तवज्जो तुम्हारी जानिब मरबूज करवा देता है तो गलती पर हो। मैंने बहुत हुस्न देखा है दुनिया में, तो ये कोशिश तुम्हारी अब जाएगी। वो सर से लहजे में कहता हुआ उस पर से निगाहें हटा गया। वहां को लगा किसी ने उसे थप्पड़ दे मारा हो। क्या वो इतनी आर्जा थी कि उस शख्स की तवज्जो हासिल करने की ऐसी कोशिशें करती? मुझे ऐसी हवाजात लाक नहीं है, वो मनमनाई। चेहरा हिफत के मारे सुर पड़ा और वो पीछे पड़ती उस कमरे में से वापस चली गई थी जहाँ से आई थी। सफीशा के लब इस्तजाइया मुस्कुराहट में डल के भी काम होता हुआ गाड़ी की चाबियां उठाता बाहर निकल गया। महापैर ने दरवाजा बंद होने पर आंसुओं को अपने अंदर उतारा। उस चार दीवार में फिर से अकेली कैद रह गई थी। बेड पर औंधे पड़ते उसकी सिसकियां तकिए में मदोह पड़ने लगी थी। वो सामान खरीद कर वापस आया और किचन में रखा और वापस कमरे में गया जहाँ पर वो बेड पर पड़े हुए थे। सामान ले आया हूँ, देख लो, पूरा है, वो शानी बेनियाजी से कहता हुआ उसके रोते चेहरे को देता हुआ दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। वो मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो वापस से सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था। जी भाई। अब वो फोन पर मसरूफ था लेकिन उसकी आवाज महाफैज के कान तक आसानी से पहुंच रही थी। मैं आ जाता हूँ भाई। उसके आवाज में मौजूद इज्जत और मोहब्बत साफ झलक रही थी। मैंने फाइल बना लिया है, मैं पहुंचता हूँ। ओके, वो कहता हुआ तेजी से चीजें समेटने लगा था और फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। बाहर से ला करके जा रहा हूँ, वो संजीदगी से बताता हुआ उसकी सुनने बगैर निकल गया था। वहां को लग रहा था कि वो वहां की कैदी है। क्या यही उसकी जिंदगी थी? उसका दिल किया कि ऊंची आवाज में रोए कि दुनिया का हर फर्द उसकी अजियत की दास्तान सुन सके। नहीं, उसे कुछ करना था। वो शख्स उसका नहीं था ना, और इसके लिए बनाया गया था। वो किस मकसद, किस नफरत के सबब यहाँ थे। वो सारी जिंदगी किसकी नफरत बनकर नहीं जीना चाहते थे। वो सब मर्दों से दूर जाना चाहते थे जिन्होंने उसे तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया था। वो सामान लगाते हुए अपने लिए ब्रेड अंडा बनाने लगे। उसे सफीशा के बाई तक रसाई हासिल करनी थी। सफीशा शायद सिर्फ उससे डरता था। शायद वो शख्स उसे यहाँ से निकलवा लेता नहीं, और शायद उसे बेनाम और जबरदस्ती के रिश्ते से भी। उसे सफीशा का फोन चाहिए बस, अब किसी भी तरह से। सर्विस हाउस में आग लगी है। यह बस सफीशा और बेजाशा पर बिल्ली बनकर गिरी थी। ये कैसे मुमकिन है? वो दोनों पागलों की तरह दौड़े थे। वो जगह इनके लिए क्या मैनेज रहती थी कोई नहीं समझ सकता था। ये उनकी माँ और बहन का मुश्तरका ख्वाब था। यही वजह थी कि वो किसी चीज का बिजनेस किए बगैर डिजाइनिंग हाउस खोले बैठे थे, लेकिन उनका असल काम क्या था कोई नहीं जानता था। ये कैसे मुमकिन है सफीशा ने सालू पास बेचाकर की आवाज को यूं टूटे हुए देखा था। वो दोनों वहां पर फौरन पहुंचे थे लेकिन किसी बड़े नुकसान से बच गए थे क्योंकि आग पूरी तरीके से नहीं फैली हुई थी। उसका निचला पोर्शन का पिछला हिस्सा जला हुआ था जिसमें उनके नए डिजाइन पर काम हो रहा था। नुकसान काफी बड़ा था लेकिन इस जगह को महफूज देखकर वो कुछ मुतमिन हुए थे। बेजाशा की गुस्से से फूलती हुई रगें उसे बेचैन कर रही थी। उसने कब से उसे यूं ही बेबस पाया था। भाई रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, हम इस नुकसान की भरपाई कर लेंगे, लेकिन जिसने ये किया है उसका नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान होना करार पड़ता है। अब वो फौरन उठता हुआ कैमरेस की रिकॉर्डिंग चेक करने गया था जहाँ उसे हाथ कुछ नहीं मिला था सिवाय उस एक शख्स के जो कुछ मशकूक लगा था उन्हें। इन दोनों की निगाहें अनगिनत
स्क्रीन्स पर चिपकी हुई थी जब उस शख्स ने यहाँ वहाँ देखते हुए बिल्ली की तारों से छेड़छाड़ी की थी ताकि वो हादसा लगे। शॉर्ट सर्किट करा। बेजाचा ने मुट्ठी बेते हुए गजब गज पर भी निगाहों से उस शख्स के चेहरे को हिफ्स किया था। ये कल सुबह तक मुझे बाहर खुली हुई हवा में सांस लेता हुआ ना दिखे। उसने महसूस लोगों को कहा और उठ खड़ा हुआ। उसे जल्द अज जल्द जगह को ठीक करवाना था कि उसकी नई लोकेशन की लॉन्च के साथ ही उन्होंने एनजीओ की बुनियाद भी रखनी थी कि जो कि बुजुर्गों के लिए थे। इन सब में वो दोनों काफी थक गए थे। कहाँ आ रहे हो? बेजाचा ने अपने साथ आते देखकर संजीद से इस्तफसार किया। आपके साथ घर। काफी थक गया हूँ और कहाँ जाऊंगा? वो ताजुब से बोला। वहीं जाओ जहाँ अपनी बीवी को रखा हुआ है या उससे भी घर लाओ। भाई? सफीशा ने हैरत से कम उसको देखा। आया वो अब भी अपनी बात को रद्द कर देगा? सफी जाओ, वो अकेली होगी। बेजाचा आपकी नरमी से बोला तो वो दूसरी गाड़ी के जनक बढ़ गया कि उसकी कोई बात नहीं टालता था, लेकिन इस वक्त महाफैज की शक्ल नहीं देखना चाहता था। वो कम से कम सुबह के 5 बजे घर में दाल हुआ जहाँ पर खामोशी थी। वो सोई हुई थी अपने कमरे में जहाँ उस दिन उससे ठहरी थी। वो थके असाबों के साथ साथ कमरे में बंद हुआ था और फ्रेश होते ही बेड पर गिरकर आंखें नींद और थकावट से बेहाल थे। माँ ने उठते हुए बेदली से फ्रेश होते हुए कमरे की हालत को बेहतर किया और बाहर आई जहाँ सफीशा की चीजें बिखरी देखकर उसे अंदाजा हुआ कि वो घर पर ही मौजूद है। इस वक्त घड़ी 9 बजा रही थी। उसका दिल धड़का। उसे जो भी करना था आज ही करना था। वो साथ वाले कमरे में बिना आवाज पैदा किए हुए दरख्त दिल के साथ अंदर दाल हुए। वो आंधा पड़ा हुआ था, बेफिक्री की नींद सो रहा था। वो बिना चाब किए उस तक आई और यहाँ वहां देखा उस साइड दरार पर उसका फोन और गाड़ी की चाबियां पड़ी हुई थे। उसका दिल मानो के कानों में धड़क रहा था। खौफ से टांगे कांप रही थी, लेकिन इस कैसे रिहाई के लिए उसे कुछ ही करना था। उसे खुद ही कुछ करना था। सर शफीक हाइफा को बुला रहे हैं, मुलाजम ने आकर कहा तो सबकी कर देना हाइफा की जाने मुड़े। वो सबको नजरअंदाज करते हुए उठ खड़ी हुई और फिर अंदर दाल हुई। इस्लाम किए बिना उस शख्स की को नजरअंदाज किए शफीक सर को देखा। सर आपने बुलाया? जी हाइफा बेटा, उस दिन पार्टी में आपका बैग रह गया था। मिस्टर बेजात मुझसे मिलना चाहते थे तो ये भी साथ ले आए। थैंक यू सर। उसे बैग थमा और बाहर निकल गई कि आपकी बार भी उसको नहीं देखा था तो यही चीज बेजात शाह को हजम नहीं हो रही थी। फिर मुलाकात होगी और शफीक से कहता हुआ बाहर निकल गया जबकि अभी सबकी निगाहें उसी पर थी। वो इसे बात किए बगैर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सबको एक ही ऑफिस वैन में बैठा देखकर वो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मार कर आ गया। मिल क्या बैग है? सैमा बेगम ने उसके हाथों में उसका बैग देते हुए इस्तफसार किया क्योंकि उसने काफी वलवला मचा रखा था इस बात के लिए। जी कहाँ से? ऑफिस में ही। वो बोलते हुए खाना खाने लगी। हाइफा बेटा तबीयत ठीक है? उसे कल से खामोश देखकर सिकंदर साहब ने इस्तफसार किया। जी बाबा, बस सर में दर्द है। अच्छा चलो दवा लो और आराम करो। वो बोले तो वो खाना खाकर दवा लेते हुए कमरे में चली गई। उसे बेजार शाह से कोई लेना देना नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो कोई इंटरव्यू उस शख्स का नहीं लेगी। मुस्तकबिल में भी कभी वो भूल गई थी कि इस नाम के किसी भी शख्स को जानती भी थी, लेकिन अगली सुबह अपने सामने बेजार शाह को देते हुए ठटकी थी। आज वो लेट हो गई थी, इसलिए उसे सिकंदर साहब ने उसे छोड़ा था। बेजार शाह की गाड़ी वहीं ऑफिस से कुछ दूर देखते हुए वो ठटकी जरूर थी, लेकिन फिर नजरअंदाज कर दिया। मिस हाइफा। हाइफा ने अपने नाम की पुकार सुनकर भी नजरअंदाज किया। हाइफा, क्या आप चाहती हैं कि पूरी सड़क पर मौजूद लोग रुक कर हमारी बात सुने? वह संजीदगी से बोला तो हाइफा के कदम थमे। वापस उस तक तेजी से आई। मिस्टर बेजाद, मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हैं जो आप उस दिन काट चुके हैं। उसके बाद मैं अपनी याददाश्त के सफ़ों को अब आपको मिटा चुकी हूँ और जो सड़क पर खड़े होकर मुझे मुखातब करने पर भी मैं आपको ऐसे जलील काट सकती हूँ जैसे आपने मुझे आपके ऑफिस में किया था। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले। वो कितनी भी लापरवाह क्यों ना उसे, लेकिन इज्जत नफ्स से बढ़कर कुछ नहीं था। मेरी बात सुने, बेजाज शाह ने संजीदगी से कहा। अभी मैंने अगर नहीं चाहती कि कोई हमें देखे तो मेहरबानी करे रास्ता छोड़े और मेरे साथ आए। हरगिज नहीं। वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है हाइफा। वो मिस हटा चुका था, लेकिन हाइफा ने गौर नहीं किया था। आपको समझ नहीं आ रही? बेजाज शाह मुड़ा और उसके नजदीक आया कि वो तेज तेज कदमों से उससे पहले उसके घर तक पहुंच के लेके गई। फिर वो उसकी बाजू का गिरफ्त में ना ले ले। जल्दी बोले। आपने अपने बैग में चीजें चेक कर ली थी? क्या आपने ये पूछने के लिए रोका है? दो बदल जवाब आया। देखें हाइफा, आपका उस दिन हिजाब खुल गया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वो सब अचानक हुआ था। मेरा हरगिज हरगिज ऐसा करने का इरादा ना था। कि आपका शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत बख्शी थी मुझे। हाइफा की आंखें फिर से नम हुई थी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो बैग से टिश्यू ढूंढने लगी थी कि बेजार शाह ने अपनी गाड़ी में से निकालकर उसके आगे किया। मेरा मकसद आपको ढुलाना नहीं है। बेजार शाह बेचैन हुआ। रुला आप उस दिन चुके हैं और जितनी सबकी मैंने उस दिन महसूस की थी ना, कभी किसी ने मुझे इतना रसवा नहीं किया। वो अब बाकायदा रोने लगी थी। बेजार शाह ने उसके आगे खड़े होते हुए उसे बिल्कुल छुपा दिया था कि किसी की नजर उस पर न पड़े। आई एम सॉरी, वो बोल गया था। बेजार शाह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी सिनफे नाजुक के लिए सुबह सुबह वहां पर मौजूद था। अपने सारे काम मुलतवी किए हुए आज वो पहली बार किसी लड़की से माफी मांग रहा था। हाइफा सिकंदर हास थी। इस बात का अतरार तो हो गया था। माफी मांगने से क्या होगा? वो सिसकी बढ़ते हुए बोले। रोना बंद करें। उसकी सुर होती हुई नाक को देखता हुआ वो बोला।
یہ آپ کا آفس نہیں ہے، مجھ پر حکم نہیں چلائیں اور پیچھے ہٹیں، وہ بولی، لیکن بہزاد شاہ پیچھے نہیں ہوا اور ٹیشو پھر سے اس کے آگے کیا اور چہرہ صاف کریں۔ آپ کے وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اس لڑکی کے آنسو سے بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے۔ آپ ہر لڑکی کی بےزتی کرنے کے بعد اسے یوں ہی معافی مانگتے ہیں؟ آپ پہلی اور آخری لڑکی ہیں۔ نہایت سادہ الفاظ۔ ویسے آپ کے پیسے پورے تھے نا؟ وہ نہ جانے کیوں لیکن آنکھوں میں چمک لیے بولا تو حائفہ نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ آپ نے میرا بیگ کھولا تھا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے دیتے ہوئے بولے۔ بہزاد نے کاندھے اچکائے، اس لڑکی سے زیادہ اس کی آنکھیں بولتی تھے۔ تو میں سمجھوں کہ آپ نے مجھے معاف کیا۔ شاید وہ پہلی بار کسی کے سامنے جو موجود تھا معافی کا طلبگار بنے۔ اپنے سب کام چھوڑے، اپنی میٹنگز کو چھوڑے، وہ یوں سر پر کھڑا ایک عام سی لاپرواہ لڑکی کے سامنے ٹیشو کا ڈبہ تھامے اس کی معافی کے لیے کھڑا تھا۔ اس بہزاد شاہ کو تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بالکل نہیں، اب ہم کبھی نہیں ملیں گے، میں آپ کو اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی، خدا حافظ۔ وہ کہتی آگے بڑھ گئی تھی لیکن وہ وہیں پر کھڑا رہا، اس کی پوچھ کو دیتے اس کے کہے گئے آخری الفاظ کے حصار میں۔ کیا اس نے اس حد تک ہرٹ کیا تھا اسے کہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی مستقبل میں؟ اس نے اس کے اندر کی بے چینی کو مزید بڑھایا تھا۔ وہ گاڑی آفے کی طرف موڑ گیا تھا اور پھر سارا دن مصروف رہا۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ کیا آئی ایم سوری سے سوری ہو جاتی ہے؟ تمہیں بھی اسے کوئی سخت سزا دینی چاہیے تھی۔ حائفہ فوخو سے باتیں کر رہی تھی۔ ان سب میں وہ یہ فرموش کر گئی تھی کہ بہزاد شاہ خود بھی چل کر دو بار صرف اس کے لیے وہاں آیا تھا۔ بھائی، مجھے کیا پتا لگا آپ کے بارے میں؟ وہ دونوں اس وقت کام کرنے کے بعد کافی پیڑے تھے۔ کیا آپ اس لڑکے سے ملیں گے تھے؟ کس سے؟ بہزاد شاہ جھٹکے سے مڑا تھا۔ کتنی لڑکیوں کے ملتے ہیں یہاں پر؟ سفیر، تمہیں کیسے پتا؟ بس میں نے نظر رکھی ہوئی ہے آپ پر۔ اچھا بتائیں پھر کیا کہا اس نے؟ میں نے بیگ واپس کرنا تھا، اس کو کاٹ دیا۔ ہاں، یہ تو پہلے دن کی بات ہے، لیکن دوسرے دن سڑک کنارے کیا بات ہوئی؟ وہ بولا تو بہزاد نے اس کو گھورا۔ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ رومان نے دیکھا تھا آپ کو، سفیر نے بتایا تو بہزاد شاہ نے ہونٹ بھینچے۔ وہ کیا لینے گیا تھا وہاں؟ پتہ نہیں، سفیر شاہ نے کاندھے اچکائے۔ آپ بتائیں تو کیا بات ہوئی؟ کچھ نہیں، سوری بولا میں نے، لیکن وہ مجھ سے مستقبل میں کبھی ملنا نہیں چاہتی۔ بہزاد شاہ نے اس کی طرف پشت کرتے ہوئے کہا۔ وہ پہلا جھٹکا لگا تھا سفیر شاہ کو کہ بہزاد نے کسی سے معافی مانگی تھی اور وہ بھی کسی لڑکی سے۔ وہ سنجیدگی سے اپنے بھائی کی پشت کو دیکھنے لگا۔ چلیں کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بولتا کہ بہزاد شاہ کا رد عمل دیکھ سکے، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ عام سی تو تھی وہ، اور مجھے کچھ خاص پسند۔ سفیر شاہ نے اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ سفیر شاہ مسکرایا، یعنی بات آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اٹھا، اسے گڈ نائٹ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تو مس حائفہ، صبح ملاقات ہوتی ہے آپ سے، وہ بولتا ہوا آنکھیں موت گیا۔